भानगढ़ का भूतिया किला। हमारे देश में बहुत प्राचीन किले व हवेलियाँ हैं। हर शहर में मौजूद हैं। हर किला व हवेली अपनी अलग अलग कहानी बयान करता है। कई किले व हवेलियाँ हमारे हिंदू राजाओं के हैं और कई मुस्लिम राजाओं के हैं। कुछ बड़े बड़े किले व हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उनकी देखरेख करती है और समय समय पर उनकी मरम्मत कराती रहती है। ऐसी ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ किले के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसका डिजाइन किले के आकार का है। यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस किले पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का वास है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी करी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश करी परंतु सभी नाकाम रहे। सत्येंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडी का कोर्स किया। उससे ने भी भानगढ़ किले के बारे में बहुत सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहाँ भी उसने अपने सह कर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना। क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे खुद अंदर जाकर देखना होगा। एक रात जब सत्येंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी तो उसने सोचा आज ही अच्छा मौका है, वह अंदर जा सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नज़रों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरा रही थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर पहुंच गया। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहाँ पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुआ। दीवार के अंदर से खुद ही रोशनी निकल रही थी। उसने दीवारों के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक ज़बरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। वह ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। यह आवाज़ उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस जमाने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वह उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। जो बहुत सारी दास दासियां वहां घूम रही थीं। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सत्येंद्र ने जब वहाँ लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें यह देखकर डर गया और एक खंबे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनके आते ही ढोल बजने लगे और दासियां फूलों की वर्षा करने लगीं। राजा और रानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सत्येंद्र की नज़रें द्वार पर गईं तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सत्येंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वहां खड़े होकर उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया।
कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठकर खड़े हो गए। फिर दासियों ने उस पर फूलों की वर्षा करी। सत्येंद्र को अब समझ में आ गया कि उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यह अनुभव हो रहा था कि यह सब उसे दिख रहा है, यह छलावा है, पर वह उस राजकुमारी के सौंदर्य में इतना मोहित हो गया था कि वहाँ खड़े होकर कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने वाली थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े हैं। राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को बलवाना पहनाने वाली थी, कुछ सिपाहियों ने सत्येंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। उसका ध्यान खंबे के पीछे खड़े सत्येंद्र पर पड़ा। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही सत्येंद्र को खींचते हुए बाहर निकल आए। सत्येंद्र चीख कर कह रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें।